सुनो सुनो बच्चों, हम आप ही से बोल रहे हैं, वीडियो की स्किप मत करो, पूरी वीडियो को देखो तभी समझ में आएंगे। नहीं आएगा समझ में तो स्किप कर देना। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखा स्किप कर दिया, वीडियो देखा स्किप कर दिया। देखना ही है तो पूरी वीडियो को देखो। देखो हम लोग ये पढ़ रहे थे अगली कक्षा में कि जल, पहले जल चक्र देखे थे। जल चक्र क्या होते हैं, तो जल चक्र हैं कि जैसे नदी वगैरह में पानी है कहीं पे, तो वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, जैसे समुद्र में चले जाते हैं। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक जगह से दूसरे जगह में चले जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। ये देखे थे जल चक्र विषय में। फिर क्या देखे कि जल क्या होते हैं, धीरे धीरे भाप बन करके उड़ जाते हैं। जैसे आप लोग खाना कहीं बनाते हो, घर में मम्मी वगैरह कहीं खाना बनाते होंगे ना रोज डेली, तो खाना बनाते हैं, यहाँ पे चूल्हा वगैरह है, इसमें कोई दाल बना रहे, इसमें चावल बना रहे हो, तो ये क्या है कि पानी जो है इसमें जब गर्म होती है ना, तो ये भाप बन के उड़ते हैं। जो भाप बनते हैं उसी को बोलते हैं वाष्प। अब भाप तो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे नदी में पानी है, तालाब में पानी है, समुद्र में पानी है, वो भी भाप बन के ऊपर जो है उड़ जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर उड़ के जाते हैं ना, वो जाने के बाद वो ठंडे होने लगते हैं हमारे वायुमंडल में, ठीक है ना। वाष्पन को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ये लिखे हैं, ये पढ़ाए थे कि कोई बर्तन है, उसमें ये दो दो बर्तन हैं, इसको धूप में रखे हैं और इसको क्या रखे हैं, छाँव में रखे हैं। तो ये भी जो है भाप बन के उड़ते हैं और ये भी उड़ते हैं। जो धूप में है वो जल्दी उड़ जाते हैं, ये देर से उड़ते हैं। ये जल्दी क्यों उड़ जाते हैं, इसको सौर ऊर्जा से, ये सूर्य से जो है इसको ऊर्जा मिल जाते हैं इसलिए। और ये धीरे धीरे क्या उड़ते हैं, इसको भी सूर्य ऊर्जा मिलते हैं, लेकिन दिन में इसको कम ऊर्जा मिलती है, धूप में वायुमंडल गर्म होने के कारण ये कम उड़ते हैं। ये पढ़ाए थे। उसके बाद कहीं भी पढ़ाए थे कि नदी तालाब में ये उड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडा हो रहे हैं, वो जल जो है वो जल कणिका के रूप में जाते हैं, और वो जब आपस में मिल जाते हैं तो बादल बनते हैं और बड़ा बड़ा हो जाता है, वो संघनन होकर के वर्षा के रूप में नीचे आने लगती है। वही हमें बारिश मिलती, वर्षा होती है, और फिर से वापस नीचे आ जाती है। को फिर पढ़ाए थे कि जो है कोई बर्तन है, कोई जो है उसमें क्या किए हैं, इसमें गर्म पानी है और इसके ऊपर यहाँ पे ढक्कन में बर्फ रख दिए हैं। ये बर्फ है, और बर्फ को अगर हटा देते हैं, इसमें डाल देते हैं गर्म पानी में, तो देखना वहाँ पे धुआं जैसा, बादल जैसा रूप निकला हुआ इस तरह दिखाई देते हैं। वो है क्या है, बादल है। और वो किसके कारण होते हैं, जल वाष्प और संघनन के कारण ये ऐसे होते हैं। फिर पढ़ाए थे इस जो है कि जो पेड़ पौधा जो है ये क्या करता है, जिस तरह हम लोग खाना बनाते हो पानी से, जल से, उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो जल से बनाते हैं। और जो जो कुछ भागों में वो अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, और कुछ शेष हो जाता है जो उसको वाष्प के द्वारा जो है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा कहाँ वायुमंडल में विमुख कर जाते हैं। ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं। पुनः महासागरों की ओर चलें। पुनः महासागरों की ओर चलें। ये वाला टॉपिक है। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये महासागर है, ठीक है ना। ये इसमें पेड़ पौधे हैं, ये जमीन है यहाँ पे ये पेड़ पौधा है, ये इससे वाष्प उत्सर्जन हो रहा है। देखो वाष्प उत्सर्जन होके कहाँ जा रहे हैं, वायुमंडल में,
और ये भी जो है समुद्र से भी वाष्पीकरण होकर के कहाँ जा रहे हैं, वायुमंडल में, और यहाँ पे संघनन होते हैं। यहाँ देखो ये धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, ये बारिश जल चक्र में ये क्या हो रहा है, ये बादल बन रहे हैं, बादल धीरे धीरे बड़े बादल बन रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं, फिर से वर्षा होकर के फिर धरती पे आ जाते हैं। ठीक है ना, इसी को जल चक्र बोले। देखो इसको समझना ये वाला, अब हम इसे पढ़ते हैं फिर से समझाएंगे। प्राय समस्त भूपृष्ठ, भू मतलब धरती, महासागरों के तल से ऊंचा होता है। भूपृष्ठ महासागरों की तल से, यानी कि जमीन जो है महासागर से थोड़ा ऊंचा होता है। ये कह रहे हैं जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अतः महासागरों में वापस चला जाता है। यह अलग अलग ढंग से जाता है, मतलब जो भी पानी धरती पे गिरता है वो फिर क्या हो जाता है, नदी के थ्रू चले जाता है, पहाड़ पर्वत के थ्रू कहाँ पर चले जाते हैं, फिर से महासागर में। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है। देखो यहाँ पे बर्फ भी दिखाए गए हैं। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाते हैं तथा यह जल पर्वतों से होते हुए नदियाँ, झरनों आदि से में गिरता है और वर्षा का कुछ पानी भूमि पर सोख लिया जाता है और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। यह पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। अब समझो, जितना हमने पढ़े उसको समझते हैं। ये क्या है, तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा सर, ये यहाँ पे जमीन है, ये क्या है, ये धरती है, ये भूमि है यानी कि धरती है, और ये जो है ये नीचे वाला हिस्सा क्या है सर, ये जल है। ये क्या है, ये जल है। अब भूमि पे कुछ भी हो सकते हैं, ये पहाड़ हो सकते हैं, इस तरह ये पहाड़ है, ये पहाड़ है ना। यहाँ पे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं भूमि पर। तो यहाँ पे जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो यहाँ का पानी धीरे धीरे या तो नदी से चले जाते हैं कि इसमें समुद्र में, ये वाला क्या भाग है, ये समुद्र है, ये नदी से चले जाते हैं या तालाब से चले जाते हैं, या जब ये बर्फ के रूप में गिरते हैं तो बर्फ पिघल के भी इसमें पानी में बदल जाते हैं और फिर से कहाँ चले जाते हैं, इसमें। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि कोई पेड़ पौधा लग गया, ये कुछ जमीन का हिस्सा इधर भी हो, तो ये पेड़ पौधा लग गया, यहाँ पे ये लग गया पेड़ पौधा, तो इससे वाष्प उत्सर्जन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, और फिर वाष्प उत्सर्जन होकर के कहाँ चल जाती हैं, वायुमंडल में। और यहाँ पे क्या होते हैं, संघनन होते हैं, समन्स्वार घ संघनन। और ये क्या हो जाता है, फिर से जो है धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, ये जल कणिका, जिसको जल चक्र बोलेंगे, जल चक्र बोलेंगे इसी को। यहाँ पे ये जल कणिका के रूप में बन गए, ये जल कणिका के रूप में बन गए, जल कणिका, ये जल कणिका। यही जल कणिका जब आपस में मिल जाएंगे तो ये बड़ा बड़ा बादल के रूप में बन जाते हैं। इस तरह बड़ा बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, बादल हो गए, और यही धीरे धीरे वर्षा के रूप में फिर गिरने लगते हैं पृथ्वी पे, फिर से गिरने लगते हैं पृथ्वी पे। यही तो हम देख रहे हैं, यही तो है जल चक्र, यही तो हम पढ़ रहे हैं सर। और जब ये धरती पे फिर से आ गए, इसी में कुछ हिस्सा इसमें धरती में सोख लेते हैं, पानी का सोख लेता है ना, कुछ हिस्सा पानी इसमें कुछ हिस्सा सोख लेता है धरती में। तो इसी को क्या बोलते हैं, भौम जल या भूमिगत जल, भौम जल बोलेंगे, या तो इसी को क्या बोलेंगे, भूमिगत जल बोलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आए? क्या देखें कि समुद्र है, यहाँ से कुछ तो पेड़ पौधा लगे होते, उससे भी वाष्प उत्सर्जन होता है, कुछ समुद्र से वाष्प हो रहे हैं, कुछ समुद्र से क्या हो रहे हैं, ये वाष्पन हो रहे हैं, और ये ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, संघनन होते हैं। ये कुछ
जल कणिका बनते छोटी छोटी, जब सारे जल कणिका मिल जाते हैं आपस में तो बड़े बड़े जल का बूंदे हो जाते हैं, वो बादल बनती हैं। अब बादल फिर क्या हो जाती हैं, बारिश के रूप में नीचे आने लगते हैं, धरती पे आते हैं। फिर कुछ जल जो है पानी सोख लेते हैं जल को, उसी को भौम जल बोलते हैं। कुछ नदी तालाब से किसी द्वारा बर्फ के रूप में पिघल के फिर कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। इधर से इधर गया, फिर से वापस आया, फिर से धरती में आया, फिर से ऊपर गया, फिर से आया। ये प्रक्रिया चलते रहती है, इसी को जल चक्र कहेंगे। कुआं, आगे बढ़ते हैं। कुआं चापाकलों में जल कहाँ से आता है? क्या भौम जल हर जगह एक समान होता है? ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बहा जाती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, इस कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे गिर जाती है। हाँ, क्या है जल चक्र, समझो मेरी बात को। कहता है कि क्या धरती पे हर जगह पानी, क्या धरती पे, ये धरती वाला हिस्सा है, क्या हर जगह पानी एक समान है? क्या हर जगह क्या हर जगह समान है पानी? तो सर नहीं है। ऐसा क्यों है कि जहाँ पे पेड़ पौधा कम है तो पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपने पास जो है जल को अवशोषित करके रखते हैं। पेड़ पौधा जो के जड़ जो होते हैं वो पानी को रोक के रखते हैं, मिट्टी को रोक के रखते हैं। अगर जहाँ पे कम है तो वो रोक के नहीं रख पाया, वो जो है नदी वगैरह से यहाँ कहाँ चले गए, तो समुद्र में चले गए। तो हर जगह तो समान होगा नहीं, ठीक है ना। क्या है जल चक्र? हमने यह जाना कि भूमि की सतह का जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाता है, जल के इस चक्रण को जल चक्र कहते हैं। इसी चक्रण को जल चक्र कहते हैं। यदि भारी वर्षा होती हो तो, अब जो देखते हैं कि ज़्यादा वर्षा होता है तो उससे क्या होता है। यदि, ये सवाल है कि यदि भारी वर्षा हो तो हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून जुलाई से सितंबर में होती है। हमारे देश का शब्द समझे कि भारत में, हमारे देश मतलब, हमारे देश मतलब क्या, भारत में। कहाँ पे, इसका मतलब हो गया भारत में। भारत में मानसून कब होता है, मानसून कब होती है, तो मानसून कब होती है भारत में? मानसून होती है कब? तो जुलाई से सितंबर में। जो अर्सू का जुलाई से सितंबर में, मतलब भारत में मानसून कब होती है? जुलाई से सितंबर में। जुलाई लिखे हैं, जो अर्सू का लोहा का दीर्घई, जुलाई से सितंबर में होते हैं मानसून। संसार के कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है। संसार के कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है। और संसार को शब्द दिए हैं, लेकिन ऐसा भारत में भी होती है, और कहीं होते हैं कि नहीं जो है, लेकिन भारत में कहाँ है? एक राज्य है मेघालय, मे का घ आ का लय, मेघालय। यहाँ पे क्या है कि सालों भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है। कहाँ पे? मेघालय में। जब हम राजधानी पढ़ाएंगे ना बच्चा, इसको ध्यान से समझो, इसमें राजधानी जब पढ़ाएंगे इसको, राजधानी, इसकी राजधानी हो जाएगा शिलोंग। सरसी का लौ का अंशवार ग, शिलोंग। मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलोंग, ठीक है ना। पढ़ते हैं फिर समझाएंगे आप लोग। अच्छा, ऐसे ही राज्य, इसीलिए इसका नाम मेघालय है, या मेघों का घर। मेघालय को क्या बोलते हैं? तो मेघों का घर। क्वेश्चन पूछेंगे कि किस राज्य को मेघों का घर बोलते हैं, तो क्या जवाब देंगे? मेघालय। देखो बच्चों, इसको याद रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। मेघ मतलब क्या होता है? तो सर बादल होते हैं ना, बादल।
तो बादल किस में आ रहा है? मेघालय। मेघ मतलब बादल, तो मेघालय में क्या हो जाएगा? अधिकतर वर्षा, इसीलिए इसे मेघों का घर बोलते हैं। इसकी राजधानी है ये शिलोंग इसकी राजधानी है। राजधानी, हर राज्य की राजधानी है। जैसे बिहार की राजधानी है पटना, झारखंड की राजधानी है रांची, दिल्ली भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इस तरह जो है 2800 राज्य की राजधानी है, और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं उसकी भी राजधानी है। पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही बन जाएंगे कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। फसलों की खेती में भी इसकी अहम भूमिका है, परंतु यदि भारी बारिश हो तो यह बाढ़ का रूप ले लेती हैं। इस जल से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। देखो, गर्मी के मौसम में अगर बारिश होती है तो हमें बहुत लाभ है, खेती के लिए भी लाभ है, हमें मौसम भी सुहाना लगती है और गर्मी से कुछ राहत मिलती है इसलिए। लेकिन ज़्यादा जब बारिश होते हैं तो क्या होता है? बाढ़ आने लगती, जन व्यस्त जो है सब चीज़ों की क्षति होने लगती है, जन व्यस्त जो है नुकसान होने लगती हैं। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो, अगर वर्षा ही ना हो, ये वर्षा हो, कह रहे हैं कि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या हो जाएगा? अधिकतर वर्षा होने से भी दिक्कतें हैं और कम वर्षा होने से भी दिक्कतें हैं। देखो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? आप एक कविता सुने होंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी न सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो चून। मतलब बिना पानी का कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, बिन पानी, रहीमन पानी राखिए मतलब जो पानी आते हैं आपके पास उसको रखिए। बिन पानी ना सून, बिन पानी ना सून, क्या बिना पानी के कुछ हो सकता है? नहीं होगा। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी नहीं है तो आप मोती मानुष चुनिए। वर्षों पुराना यह दोहा आज सच साबित होता दिख रहा है। जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता। देखो दोस्तों, कभी कभी बच्चा बोल देते हैं, बुरा मत मानना। वायुमंडल, ये वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा ही नहीं हुआ। अब यह वायुमंडल क्या है? तो हम लोग जो पढ़ते हो वायु, इसमें बहुत सारे गैस हैं और बहुत सारे गैस के समूह को ही क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगती हैं, जिसे सुखाड़ कहते हैं। अगर वायुमंडल गर्म हो जाती है, वर्षा ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नदी, तालाब, कुआं, झरना क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और इसे ही क्या बोलते हैं? सुखाड़। इसे ही क्या बोलते हैं? सुखाड़ बोलते हैं। सुखाड़ में हर्षु का सुखाड़ बोलते हैं। ठीक है ना? बारिश नहीं होने से क्या हो जाएगा? वायुमंडल गर्म हो जाएगा। जहाँ भी पानी का स्रोत है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगी, वो जो है सूख जाएंगे। और जहाँ पानी का स्रोत सूख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको सुखाड़ कहेंगे। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा। खाद्यान्न मतलब अगर पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही है तो क्या आप धान उपज कर पाओगे? गेहूं कर पाओगे? उसी को बोलते हैं खाद्यान्न। मतलब जो आप उपज करते हैं, जो खाते हैं, उसी को बोलते हैं खाद्यान्न। बारिश नहीं हो रही है तो क्या खाद्यान्न उपज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्या चारागाह मतलब जो आपने जानवरों को चराते हो, क्या वहाँ पे घासें दिखेगी, पेड़ पौधा दिखेगी? नहीं।
क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाला लोग किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अंदाज़ा लगाओ थोड़ा सा कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर आपके क्षेत्र में कई सालों से बारिश ना हो तो। इन परिस्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होता है? आपने अभिभावक मतलब समझते हो, माता पिता को अभिभावक बोलते हैं, से अथवा समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में पढ़कर इसके बारे में पता लगाइए और प्रयास कीजिए। या तो अपने माता पिता से पूछो जहाँ पे पानी बारिश नहीं होती है वहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो आप समाचार पत्र से पता लगाइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक हैं। हमें इस परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। खास तौर पर पानी पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे आवश्यक है। क्या बताए थे, ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं, जन व्यस्त जो है हो जाते हैं, और कम होता है तो सुखाड़ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? जल संरक्षण पर। जल संरक्षण, जल संरक्षण मतलब जल को बचाना ही बोलते हैं जल संरक्षण। हम कैसे बचा सकते हैं जल को? जल को कुआं बना के बता सकते हैं, कई गड्ढा बनाते हैं जिसे डोभा भी बोलते हैं, तालाब वगैरह बना के रख सकते हैं। नदी में कहीं जो है पानी की दिक्कत है, जैसे जानवरों के लिए पानी चाहिए, धूप पानी नहीं है तो जानवर क्या पिएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, नदी या कहीं पे जो है डोभा बना देते हैं। गड्ढा जो बड़ा होता है ना उसको डोभा बोलते हैं। आपने सुना ही होगा जल ही जीवन है। क्या जल के बिना आप रह सकते हो? खाना 4 दिन नहीं भी खाते हो तो भी खाना के बिना तुम रह सकते हो, लेकिन जल अगर 2 दिन नहीं पियोगे तो क्या रह सकते हो? तो नहीं रह पाओगे। जल तो आप 21 दिन जो है, महात्मा गांधी रहते 21 दिन, आप 7 दिन तक अगर भोजन नहीं करते हो ना तो फिर भी तुम रह सकते हो अच्छे से, क्योंकि हमारे पास जो है शरीर में, मनुष्य के शरीर में वो स्टोर रहता है भोजन। कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये अगली कक्षा में बताएंगे। हाँ, आपने सुना ही होगा जल ही जीवन है, इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से। वर्षा जल का संरक्षण, जब बारिश होती है ना उसका जो है संरक्षण, वर्षा को अंग्रेजी में रेन कहते हैं। रेन वाटर हार्नेसिंग, जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना भी है। हमारे आसपास वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए इसे अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्षा जल संग्रह की तकनीक, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह, छत है ना उसमें क्या करते हैं लोग, छत के चारों ऊपर ऊंचाई कर देते हैं दीवारों को, और उसमें जो नीचे वाला भाग है छत का जिसको फर्श कहते हो, उसमें जो है पेंट उंड कर देते हैं या प्लास्टर वगैरह कर देते हैं ताकि उसका जल जो है नीचे ना जाए, और जो बारिश होती है वो जो है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उसको टैंक वगैरह में पाइप के थ्रू ले जा के रख देते हैं उसमें, और फिर उसको जो है शुद्ध करके पीते हैं। शुद्धिकरण का भी बहुत से तरीका है, हमें अगले चैप्टर इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडार टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल को उपयोग के पूर्व छानना, निष्पादन करना आवश्यक है। देखो, जो जल को छानते हैं ना, क्या यहाँ पे ये सारे चीज़ें समझ में आ गए हैं? इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। मान लो ये छत है ना, ये छत है, ये तुम्हारा ये घर है, ये तुम्हारा घर है, यहाँ खिड़की दरवाजा है। यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह साइड में ये दीवारें बना दिया और इसमें पानी इकट्ठा कर देते हैं और इसको पाइप के थ्रू यहाँ से
किसी टैंक में, बड़े टैंक में इसको ला करके रख देता है, इसमें दे देता है। और इससे क्या करेगा, अब नल वगैरह लगा के इसको शुद्ध करेगा, पानी को शुद्ध करने के बाद पीते हैं। हाँ, इसको छानते हैं, जो भी इसमें गंदगी आ गया इसमें क्या करते हैं, छानते हैं। क्षमा का न तो एक छानते हैं। ऐसी छानने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हाँ, निश्चिदित बोलते हैं, फिल्ट्रेशंस बोलते हैं। हाँ, हिंदी में बोलते हैं निश्चय, नौरसी का स्वयंसंजु अनुस्वार दौरसी का तो निश्चिदित बोलते हैं। अंग्रेजी में फिल्ट FILTRATION फिल्ट्रेशन बोलते हैं। हाँ, निश्चिदित या फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसको छानते हैं पानी को। ये पानी है, इसमें इसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे, छानने की क्रिया को। और छान के जब शुद्ध होता है तब पीते हैं उस पानी को। समझ में आया? देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, यहाँ पे देखो वर्षा का जल इकट्ठा किया हुआ है, और देखो यहाँ पे पानी की पाइप में के माध्यम से इसमें टैंकी मिलाया, और टैंकी में फिल्ट्रेशन लगा दिया है, इससे पानी शुद्ध हो रहा है। और शुद्ध होने के बाद जो है इसको पीते हैं। इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। खुले जगहों में वर्षा जल संग्रह, वही बताए थे ना, डोभा। हाँ, इस प्रणाली में रिसने वाली गड्ढा बनाकर निकास नाली द्वारा वर्षा जल को भौम जल स्तर बढ़ाने का काम में लिया जा सकता है। झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। झारखंड में कितना बारिश होती है, 1200 से 1300 मिलीमीटर। इसमें 20% पानी का ही संरक्षण होता है। शेष वर्षा जल उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर बह जाता है। इसी कारण राज्य सरकार गांव में डोभा निर्माण के माध्यम से जल संग्रह का कार्य कर रहा है। देखो ये डोभा है, छोटा छोटा जो गड्ढा बना के रखा है, इसी को बोलते हैं डोभा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अगर झारखंड के विषय में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे बारिश कितना होती है, तो 1200 से 1300 मिलीलीटर होती है। 1200 से 1300 मिलीलीटर ये प्रति वर्ष बारिश होती है। इसमें 20% ही पानी को क्या करते हैं हम लोग, संरक्षण दे पाते हैं। बाकी जो है मिट्टी के द्वारा यह जल जो है नदी थ्रू, समुद्र वगैरह में कहीं भी चले जाती है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। कहता है मनुष्य के भार। अब ये जल वगैरह का कहानी खत्म हो गया। मनुष्य मतलब समझते हो, म नहरसू का सय संयोग मनुष्य को ही बोलेंगे आदमी, मनुष्य को ही बोलेंगे व्यक्ति, मनुष्य को ही बोलेंगे लोग, ठीक है ना। ये मनुष्य के ही बोलते हैं, आदमी भी मनुष्य को बोलते हैं। ये है व्यक्ति, ये लिखे हैं मनुष्य, म नहरसू का सोय संजू, मनुष्य जो पढ़ने नहीं जानते उसके लिए, बोय संजू, हर्षी का कत संजू, व्यक्ति, लोग, ये मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य का जितना भी वजन है ना, शरीर का जो वजन होता है ना, उसको नापते हैं। डॉक्टर वगैरह जब दिखाते हो, डॉक्टर को कोई बीमारी हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो क्या करते हैं, आप डॉक्टर को दिखाते हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो डॉक्टर को आपके वजन को नापते हैं। तो जितना भी वजन होता है उसका 65% क्या होता है, क्या होते हैं, तो 65% होते हैं पानी। 65% जो है वजन क्या है, ये पानी है। मान लो आपके शरीर का वजन कितना है, 100 किलो है। आप कितने किलो के हो, 100 किलो का है। तो 100 किलो का हालांकि बहुत कम ही मिलते हैं देखने के लिए। तो इसमें से आपके शरीर में 65 किलो कितना है, क्या है, तो पानी है। इसी को बोलेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या, 100। अगर आप 100 किलो के हैं तो 65 किलो आपके शरीर में पानी ही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये NCERT बुक बोल रहे हैं, ये गलत नहीं हो सकती NCERT, ठीक है ना। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, बताए थे।
परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। देखो, मनुष्य जो है भोजन के बिना, इसको अगर भोजन ना मिले, मनुष्य को भोजन ना मिले तो ये कई सप्ताह तक रह सकते हैं, कई सप्ताह तक रह सकते हैं। लेकिन अगर इसको जल ना मिले तो ये केवल 6 सप्ताह 6 दिन तक, केवल 6 दिन तक रह सकते हैं। बिना पानी का कितने दिन रह सकते हैं मनुष्य? 6 दिन का। कुछ क्वेश्चन इसी में बनाने का प्रयास करते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि हमें जल संरक्षण करने का क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको सोचना है, कहीं पे छत पे भी रख सकते हो, कहीं गड्ढा वगैरह बना के भी रख सकते हो, तालाब बना के रख सकते हो, जल संग्रह कर सकते हो। फिर जल को जहाँ भी संग्रह किया उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पी लेंगे नहीं, उसको छानेंगे। छानने की क्रिया को निश्चित या निष्पादन बोलते हैं, उसी को फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जब शुद्ध करते हैं तो। ठीक है ना। क्वेश्चन बन गया कि मनुष्य का वजन कितना होता है, तो कितना प्रतिशत पानी होता है, तो 65%। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि मनुष्य बिना खाए पिए कितने दिन तक रह सकते हैं, तो कई सप्ताह तक रह सकते हैं। फिर पूछेगा कि मनुष्य जल के बिना कितने दिन तक रह सकते हैं, केवल 6 दिन तक रह सकते हैं। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मानसून कब आते हैं, तो जुलाई से सितंबर, जुलाई में आ जाती हैं और सितंबर तक रहते हैं, जुलाई से सितंबर। ठीक है, जुलाई से सितंबर। क्वेश्चन पूछेगा अगर वर्षा ना होता तो क्या होता। क्वेश्चन पूछेगा अगर ज़्यादा वर्षा हो जाता है तो क्या होता। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें जो है अधिकतर मतलब सालों भर वर्षा होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेघालय। कौन सा ऐसे राज्य हैं जिसको मेघों का घर बोलते हैं, तो मेघालय को। मेघालय की राजधानी क्या बताए थे, शिलोंग। ठीक है ना बच्चों। झारखंड में वर्षा औसतन कितना होता है, ये होती है कितना, 1200 से 1300 मिलीमीटर। लगभग 20% इसका संरक्षण होता है, बाकी बह जाते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये हमने सीखा। जल जीवन के लिए आवश्यक है, हमने सीखा जल वायु में संघनित होकर वर्षा, हिम या ओले के रूप में फिर ले आती है। हमने क्या सीखा कि जल वायु में संघनित होकर वर्षा, हिमपात या ओले के रूप में ले आती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियां, झीलों, तालाबों, कुआं तथा मिट्टी में जल पुनः पूर्ति करते हैं, है ना। यह हमने सीखा। वर्षा, ओला, हिम तथा नदियां, झीलों, तालाबों, कुआं, मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करता है। महासागरों, हमने सीखा महासागरों तथा जलीय भागों के कुछ के बीच जल चक्र कहते हैं। मतलब महासागरों में जल चक्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि लंबे समय वर्षा ना होने से सुखाड़ की स्थिति हो सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसीलिए विवेकपूर्ण इसका उपयोग की आवश्यकता है। जल की उपलब्धता में वृद्धि के लिए वर्षा जल संग्रह करना चाहिए, है ना। ये हमने सीखा। कुछ क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करो। कहते हैं कि कौन सी प्रक्रिया से बादल बनने में शामिल है, तो वाष्पन के बाद संघनन होगा तब तो बादल बनेंगे ना। बाढ़ से संबंधित नहीं है, जान माल की क्षति बाढ़ से होती है। मिट्टी का अपरदन, बिल्कुल बाढ़ से मिट्टी का अपरदन मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटना ही अपरदन कहते हैं। तो जब बाढ़ आ जाते हैं तो नदी का देखना किनारे वाला भाग कट के चले जाते हैं, या पहाड़ पर्वत का भी देखना वहाँ पे भी कटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। पेयजल दूषित हो जाता है, पेयजल मतलब पीने वाला जल भी दूषित हो जाता है। बीमारियों का कम होना, क्या बाढ़ से बीमारी कम होगा, नहीं, बाढ़ से बीमारी बढ़ जाती है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, खुद बनाने का प्रयास करना।